आप सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक इतिहास के सत्र में उपस्थित हैं। हमने आधुनिक इतिहास के तहत आपको सिख धर्म और सिख गुरु के संबंध कराया था। मैं मानता हूं कि मध्यकाल में आता है, लेकिन जब हम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ें, रणजीत सिंह के बारे में पढ़ें, तो एक साथ हम सिखों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका जो अध्ययन है वह एकदम संगठित होता है और एक जगह ही आप सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो मध्यकाल और आधुनिक काल करके नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा। केवल जब क्वेश्चन देगा तो आपको क्लियरिटी सारी एक साथ होनी चाहिए। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें सिख गुरुओं के माध्यम से हमने पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि 10 सिख गुरु हुए। जो हमने पिछला वीडियो था वो सिखों का धार्मिक इतिहास था। क्या था? धार्मिक इतिहास था। कितने गुरु थे? 10 गुरु थे और 10 गुरु के नाम हमने आपको कराए थे। अगर इन 10 गुरुओं की बात करें तो हमने एक ट्रिक कराई थी। ना अंग अमर रामा हरे हर हर तेग बहादुर गोविंद। ना अंग अमर रामा हरे हर हर तेग बहादुर गोविंद। ना से नानक, आ अंग से अंगद, अमर से अमरदास, राम से रामदास, आ से अर्जुन, हरि से हरि गोविंद, हर से हर राय, हर से हर किशन, तेग बहादुर से तेग बहादुर और गोविंद से गुरु गोविंद सिंह। ये अंतिम गुरु थे। जब गुरु गोविंद सिंह एक पठान के द्वारा घायल कर दिए गए, चाकू मार दिया गया, तब इन्होंने घोषणा की कि इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी और अब जो इनका आदि ग्रंथ है उसे ही गुरु मान लिया जाएगा। अगर हम देखें तो गुरु गोविंद ने अपने समय में उनका एक शिष्य था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इसका अगर कार्यकाल देखें 1708 से 1716। बंदा बहादुर सिखों का गुरु नहीं बल्कि एक सिखों का सेनापति के रूप में आया। अगर इसकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र से था, वहीं पर बंदा बहादुर मिला और गुरु गोविंद सिंह बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने अपना प्रिय शिष्य से बंदा बहादुर को मान लिया। अगर हम बंदा बहादुर के देखें तो इसका आरंभिक नाम लक्ष्मण देव, क्या मिलता है? इसका आरंभिक नाम लक्ष्मण देव मिलता है। गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर को गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। इसका बंदा बहादुर के समय सिखों का और मुगलों का युद्ध चलता रहा। गुरु गोविंद सिंह ने जो बहादुर साहब प्रथम से शांति वार्ता स्थापित की थी, लेकिन बंदा बहादुर के समय वो शांति वार्ता स्थायी नहीं रह पाई और सिखों और मुगलों के बीच युद्ध चलता रहा। बंदा बहादुर के ही एक अपने निजी अधिकारी ने इसे धोखा दिया, जिसके कारण यह मुगलों की कैद में आ गया। अब उस मुगलों की कैद में आ गया 1716 ईस्वी में, जब सम्राट कौन था? फर्रुखसियर था। सम्राट कौन था? फर्रुखसियर था। उस समय से दिल्ली में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? दिल्ली में फांसी दे दी गई। इसके बाद जो सिख थे वो मिसलों में बट गए। किस में बट गए? मिसलों में बट गए। मिसलों मतलब क्या होता है? ये तो कबीला कह सकते हैं या स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र कह सकते हैं, प्रशासनिक इकाई के रूप में कह सकते हैं। अगर मिसलों की बात करें तो 12 मिसलें। कितने मिसलें थी? 12 मिसलें थी। मैं एक बार पुनः आपको करा देता हूं। ना अंग अमर रामा हरि हर हर तेग बहादुर गोविंद। ना से नानक, अंग से अंगद, अमर से अमरदास, राम से रामदास, आर से अर्जुन, हरि से हरि गोविंद, हर से हर राय, हर से हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह से गुरु गोविंद सिंह। अगर बंदा बहादुर की बात करें, इसका कार्यकाल 1708 1716 तक रहा। यह सिखों का एक सेनापति था, जम्मू कश्मीर क्षेत्र संबंधित था। प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह इसे गुरु बख्श के नाम से पुकारते थे। 1600 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय इसकी दिल्ली में फांसी दे दी गई। इसके बाद सिख मिसलों में विभाजित हो गए। अब यहां से हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम देखें सिखों के सबसे महान नेता या महान महाराज कौन रहे, वो रणजीत सिंह रहे। तो अब क्या पढ़ेंगे? हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तक हमने इस वीडियो में ये देख लिया था कि सिखों का धार्मिक इतिहास क्या था और सिखों के धार्मिक इतिहास के तहत हमने देखा कि
सिखों के 10 गुरु हुए और उनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया था। अब हमने उसके बाद देखा कि बंदा बहादुर आया और बंदा बहादुर के बाद क्या होता है, जो सिख संप्रदाय है वो मिसलों में विभाजित हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि 5 मिसलें थीं। कितनी मिसलें थीं? 5 मिसलें थीं। अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, पंजाब है और यहाँ अगर दिल्ली है, तो इन दोनों में संघर्ष चलता रहता था सिख गुरुओं के समय। सिख गुरुओं के समय संघर्ष लगातार चलता रहता था। यह पंजाब का क्षेत्र है और यह दिल्ली का क्षेत्र जो मुगलों का है। तो मुगलों से लगातार संघर्ष चल रहा था। जितने भी 10 गुरु हुए उनका संघर्ष चलता रहा। बंदा बहादुर का भी संघर्ष चला और बाद में फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को फांसी भी दी गई। तो अगर हम ये देखें कि 1707 के बाद 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक हैं वो कमज़ोर साबित हो रहे हैं। वो इतने ताकतवर शासक नहीं हैं कि वो बहुत अच्छा शासन कर सकें। ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही है। इसी बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है। अगर हम बात करें, अगर पानीपत ये है, पानीपत का 3rd युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। अब पानीपत के युद्ध में क्या था, एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली आया, अहमद शाह अब्दाली, और इधर से कौन आ रहे हैं, इधर से आए मराठे। और इसमें क्या हुआ, मराठों की पराजय हुई। अब क्योंकि मराठों की पराजय हो गई और आप मानिए मुगल सत्ता जो यहाँ पर है, मुगल सत्ता है यह कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसे में क्या हुआ, सिखों को उभरने का मौका मिला और जो सिख संप्रदाय मिसलों में बटे हुए थे वो ताकतवर होने लगते हैं। इसी क्रम में क्या होता है, 12 मिसल थे, उनमें से एक मिसल जो है वो है भंगी मिसल और एक है सुकर चकिया मिसल। ये दोनों मिसल बहुत ताकतवर मिसल बने। भंगी मिसल को कहा जाता है कि सबसे ताकतवर मिसल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सुकर चकिया मिसल ताकतवर हुआ और इसी के थे रणजीत सिंह। इसी कौन थे, रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह ने यहाँ सत्ता संभाली और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और जिसके माध्यम से सिखों को और पंजाब को भारतीय राजनीति में एक मेन सत्ता के रूप में, मेन ताकत के रूप में उभरते हुए देखा जा सकता है। तो अगर हम रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो पहले उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम रणजीत सिंह के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे, पर्सनल जानकारी, जैसे उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता कौन थे? अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम महासिंह, क्या नाम था, महासिंह इनके पिता का नाम है। अगर हम आगे जाएं तो कहेंगे इनकी राजधानियां क्या थी। देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी राजधानी लाहौर थी, जिसे राजनैतिक राजधानी क्या कहते थे, राजनैतिक राजधानी कहते थे। वहीं पर अमृतसर धार्मिक राजधानी, कैसी राजधानी थी, इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। अगर इनके प्रांतों की बात करें तो इनके राज्य में 4 प्रांत थे, 4 प्रांत थे। एक था आपका लाहौर, दूसरा था मुल्तान, तीसरा था कश्मीर और चौथा था पेशावर। तो लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ये इनके 4 प्रांतों के नाम है, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। अगर हम बात करें कि रणजीत सिंह 12 मिसल थे पूरे पंजाब में। मिसल मतलब स्थानीय प्रशासन से कहते हैं, एक तरह से कबीले जैसा होता है। इसमें से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल।
इससे संबंधित कौन थे? रणजीत सिंह थे। यह क्वेश्चन काफी आता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। एक बार हम पुनः देखेंगे। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम महासिंह था। इनकी राजधानी लाहौर थी, जो राजनीतिक राजधानी थी। इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनके 4 प्रांत थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। पंजाब में 12 मिसल थे। मिसलों का मतलब स्थानीय प्रशासन होता है, और इसमें से एक मिसल था शुक्रचकिया मिसल, जिससे संबंधित कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह इससे संबंधित थे। इतनी बात समझ में आ गई। एक शासक का नाम आता है, अगर आप देखें एक शासक का नाम आता है जमान शाह। जमान शाह, ये जमान शाह एक शासक का नाम आता है। जमान शाह ये अफगान का शासक, कहाँ का शासक है? ये अफगान का शासक है। ये अफगान का शासक है। इससे क्या होता है? इससे रणजीत सिंह का संघर्ष होता है। रणजीत सिंह का संघर्ष होता है, और रणजीत सिंह से अफगान में खदेड़ देते हैं। कहाँ खदेड़ देते हैं? अफगान में खदेड़ देते हैं। जब ये जमान शाह वापस जा रहा है अफगान की तरफ, तो चिनाब नदी एक क्या पड़ती है? चिनाब नदी पड़ती है। इसमें इसकी 12 तोपें गिर जाती हैं। 12 तोपें गिर जाती हैं, क्योंकि रणजीत सिंह से इसका युद्ध हुआ, इसलिए ये दुश्मन हुआ। लेकिन रणजीत सिंह क्या करते हैं? ये तोपें निकलवा कर जमान शाह को वापस कर देते हैं। तो जमान शाह बदले में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देता है। क्या देता है? राजा की उपाधि देता है। तो जमान शाह अफगान शासक है, जिससे रणजीत सिंह का संघर्ष होता है। रणजीत सिंह क्या करते हैं? इसे खदेड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रम में क्या होता है? चिनाब नदी से जब वापस लौटा, इसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं, और चिनाब नदी में गिरने से क्या होता है? ये फिर क्या करते हैं? रणजीत सिंह से वापस निकलवा कर जमान शाह को दे देते हैं। तो जमान शाह इन्हें राजा की उपाधि देता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो 12 तोपें किसको वापस की निकलवा कर चिनाब नदी से, किस नदी में गिरी थी? दूसरा, राजा की उपाधि रणजीत सिंह को किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? अब इसी क्रम में क्या होता है? जब रणजीत सिंह खरीद देते हैं, तो लाहौर पर किस पर नियंत्रण कर लेते हैं? लाहौर पर नियंत्रण करते हैं, और नियंत्रण करके उसे अपनी राजधानी, देखो राजधानी का चिन्ह ऐसे होता है, राजधानी बना लेते हैं। उसे क्या बना लेते हैं? अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, यहां देखते हैं। अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि, यह संधि अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई। किसके बीच हुई थी? अंग्रेज बनाम रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बीच यह संधि हुई थी। अब है क्या, आप ये मानिए, अगर यहाँ पर देखें मैप के माध्यम से, तो देख सकते हैं कि बंगाल से अंग्रेजों ने शासन शुरू किया, मैसूर को भी जीत चुके हैं, और महाराष्ट्र को, इस पे जीत चुके हैं। तो अब अंग्रेज चाहते हैं कि उनके साम्राज्य की सुरक्षा भी हो, और रणजीत सिंह क्योंकि शक्तिशाली शासक हैं, और वो चाहते हैं कि रणजीत सिंह कभी ऐसा ना करें कि अंग्रेजों से विवाद हो जाए और अंग्रेजों को नुकसान हो। इसलिए क्या करते हैं, पहले ही वह रणजीत सिंह से मैत्रीपूर्ण संधि करने का प्रयास करते हैं। इस समय क्या था, अगर मैत्रीपूर्ण संधि की बात करें तो 1809 में, कब होती है ये? 1809 में मैत्रीपूर्ण संधि की जाती है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज गवर्नर कौन है? लॉर्ड मिंटो है। इसका एक प्रतिनिधि था, कौन था? प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि था, उसका नाम था मैटकॉफ। क्या नाम था उसका? मैटकॉफ। तो इसका प्रतिनिधि है मैटकॉफ लॉर्ड मिंटो की तरफ से राजा रणजीत सिंह से संधि करने जाता है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए अमृतसर की संधि किन किन के बीच हुई, तो आप कहेंगे अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई। कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई। और किसने की?
तो कहेंगे लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मैटकॉफ ने यह संधि की थी। इस संधि में क्या कहा गया, इसमें कहा गया रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक सहमति बनी कि जो सतलज नदी है उसे दोनों राज्यों की सीमा माना जाएगा। जो सतलज नदी है उसे दोनों राज्यों की सीमा माना जाएगा और दोनों राज्य एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे, ये बात इसमें कही गई थी। अगर हम आगे देखें रणजीत सिंह के बारे में, एक शासक है शाह शुजा। शाह शुजा एक शासक है। शाह शुजा एक शासक है। इस शासक ये जो शासक है ये अफगान का शासक है। कहाँ का शासक है, ये अफगान शासक है। ये इसके क्या करते हैं, रणजीत सिंह सहायता करते हैं युद्ध में, सहायता करते हैं युद्ध में। जब रणजीत सिंह शाह शुजा की सहायता करते हैं युद्ध में, तो शाह शुजा क्या करता है, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देता है। क्या देता है, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देता है। अब ये कोहिनूर हीरा कौन सा है, ये कोहिनूर हीरा वही है जो गोलकुंडा की खानों से निकला था। गोलकुंडा की खानों के बाद क्या हुआ, जब मलिक गफ्फूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वह जब दक्षिण का अभियान करता है, उस समय से मलिक गफ्फूर को वह कोहिनूर हीरा मिलता है। आगे चलते चलते यह मुगल बादशाह के पास पहुंच जाता है, वहां पर पहुंच जाता है, उसके मुकुट में लगा होता है। लेकिन जब मुगल साम्राज्य पर नादिर शाह का 1739 में कब आक्रमण होता है, 1739 में आक्रमण होता है नादिर शाह का, तो नादिर शाह क्या करता है, आक्रमण के बाद मुगल सत्ता को हटाता है और मोहम्मद शाह उसमें मुगल बादशाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते थे, और वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। वही कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को मिल जाएगा। आगे इस कोहिनूर हीरे का क्या होगा, ये इसी चैप्टर में आपको हम बता देंगे, वहां पर दोबारा इसको रिकॉल करा देंगे। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो कि कोहिनूर हीरा अब किसके पास आ चुका है, महाराजा रणजीत सिंह के पास आ चुका है। एक फ्रांसीसी पर्यटक था विक्टर जैकमा। कौन था, विक्टर जैकमा है। वह क्या करता है, ये फ्रांसीसी पर्यटक, क्या है ये, फ्रांसीसी पर्यटक है। ये फ्रांसीसी पर्यटक है। ये क्या करता है, जो रणजीत सिंह है उनकी तुलना किससे करता है, नेपोलियन से तुलना करता है महाराजा रणजीत सिंह की। तो अगर महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किसने की, तो आप कहेंगे कि विक्टर जैकमा ने की। और ये क्या था, फ्रांस का एक पर्यटक था। जो रणजीत सिंह है वह निरंकुश शासन में, किस शासन में है, निरंकुश शासन में विश्वास करते थे। मतलब क्या है, इन्होंने गुरु मत को प्रोत्साहित नहीं किया। मतलब गुरु मत को प्रोत्साहित नहीं करने का मतलब सीधा सा है कि गुरु मत का मतलब होता है प्रजातांत्रिक शासन। क्या होता है, प्रजातांत्रिक शासन होता है, जिसमें कुछ मिसलों के माध्यम से, कुछ चीज़ों के माध्यम से शासन किया जाता है। इसको उन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया, उन्होंने उनको शासन रखा जिसमें राजा ही सबका प्रधान होता है। अगर इन्होंने सेना के गठन पर, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों से बचना था, सेना के गठन पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने सेना के गठन पर विशेष ध्यान दिया और सेना को यूरोपीय पद्धति से सेना का गठन किया। कैसे किया, यूरोपीय पद्धति से ये सेना का गठन करते हैं। अगर हम सेना के गठन की बात हो गई, इनकी सेना को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, क्या कहा गया है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसे कहा गया है,
ये कहा गया है रणजीत सिंह को, ये अंग्रेजों ने कहा पहली हमारी दूसरी तुम्हारी, प्रथम स्थान पर हम और द्वितीय स्थान पर आप हो। अब अगर सोचें कि घुड़सवार सेना का सेनापति, घुड़सवार सेना का प्रधान कौन था, तो वो था एलार्ट। कौन था, एलार्ट था। और यह क्या है, एलार्ट एक फ्रांसीसी है। क्या है ये, फ्रांसीसी। एलार्ट फ्रांसीसी है, यह घुड़सवार सेना का प्रधान है। अगर पैदल सेना की बात करें तो इसका प्रधान कौन है, पैदल सेना का प्रधान वंतूरा है। वंतूरा को बनाया था इन्होंने, रणजीत सिंह ने। तो ये क्या था, इटालियन। कैसा था ये, इटालियन था। वंतूरा एक इटालियन था पैदल सेना का। अगर तोपखाने, अगर हम बात करें कि तोपखाने के प्रशिक्षण किसने दिया, तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था कार्ट और एक का नाम था गार्डनर। कौन थे, तोपखाने को प्रशिक्षण, एक कार्ट था एक गार्डनर। कार्ट और गार्डनर ने क्या किया था, तोपखाने की जो सेना थी उसे प्रशिक्षण दिया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तोपखाने का जो प्रमुख था वो इलाही बख्शी। कौन था वो, इलाही बख्शी तोपखाने का प्रमुख है। इससे ये पता चलता है कि जो रणजीत सिंह हैं वह सेना में हर धर्म के व्यक्ति को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने सेना का वेतन कैसे देते थे, तो मेहताना, मतलब कह सकते हैं कि महाना वेतन पद्धति क्या अपनाई थी, महाना वेतन पद्धति का मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है महीने पर वेतन दिया जाता था। महाना वेतन पद्धति को इन्होंने अपनाया था। किसको अपनाया था, महाना वेतन पद्धति को इन्होंने अपनाया था। तो इस प्रकार हमने लगभग सारी जानकारी किसके बारे में प्राप्त कर ली, सारी जानकारी हमने रणजीत सिंह के बारे में प्राप्त कर ली। एक बार हम फटाफट इसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के क्रम में देखते हैं कि रणजीत सिंह का कार्यकाल 1780 से 1739 के बीच रहा। इनका जन्म 1780 में हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था। इनकी राजधानी लाहौर जो राजनीतिक राजधानी थी, इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनके राज्य में 4 प्रांत थे, एक का नाम लाहौर, दूसरे का नाम मुल्तान, तीसरे का कश्मीर और चौथे का पेशावर था। पंजाब में 12 मिसल थे। मिसल का मतलब स्थानीय प्रशासन होता है, जिसमें शुक्र चकिया मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल था और इसी शुक्र चकिया मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे। अगर हम एक शासक था जमान शाह, जो अफगान शासक, क्या है ये, अफगान शासक है। इसका रणजीत सिंह संघर्ष हुआ, रणजीत सिंह ने इसे अफगान की तरफ खदेड़ दिया। जब यह पीछे की तरफ लौट रहा था तो चुनाव निधि में इसकी 12 तोपें गिर गईं, जिसे रणजीत सिंह ने निकलवाकर जमान शाह को वापस कर दिया। जमान शाह बहुत प्रसन्न हुआ और इसने राजा की उपाधि महाराजा रणजीत सिंह को दी। साथ ही रणजीत सिंह ने इस संघर्ष में लाहौर पर नियंत्रण कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संधि, क्या की, अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संधि की, जो 1809 में की गई थी। इससे अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था और उसके प्रतिनिधि मैटकॉफ ने रणजीत सिंह से यह संधि की थी। इस संधि की शर्तें थी कि सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना जाएगा और दोनों राज्य एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे। क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर आगे देखें तो एक शासक है शाह शुजा, जो अफगान शासक है। ये शाह शुजा की रणजीत सिंह सहायता करते हैं। सहायता करने से शाह शुजा प्रसन्न होता है और यह कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को वापस कर देता है। यह कोहिनूर हीरा वही है जो गोलकुंडाई खानों से निकला था। मलिक गफूर के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी से आगे बढ़ते हुए मुगल सत्ता पर पहुंचा। मुगल सत्ता पर जब नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया तो यह अफगान पहुंच गया। अफगान के बाद पुनः यह रणजीत सिंह पर आ जाता है और उसके बाद यह इंग्लैंड जाएगा। उसकी कहानी हम आगे बताएंगे आपको। वेक्टर जैकमा ने, जो एक फ्रांसीसी पर्यटक था, उसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। इन्होंने निरंकुश शासन में विश्वास करते थे। इन्होंने गुरुमत को प्रोत्साहित नहीं किया। गुरुमत का मतलब प्रजातांत्रिक शासन। सेना के गठन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इन्होंने यूरोपीय पद्धति से सेना का गठन किया। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना अंग्रेजों ने
रणजीत सिंह की सेना को माना था। घुड़सवार सेना का जो प्रमुख था एलार्ड था, जो एक फ्रांसीसी था। पैदल सेना का प्रमुख बंतूरा था, जो एक इटालियन था। तोप खाने का प्रशिक्षण गार्ड और गार्डनर ने दिया, जो एक फ्रांसीसी हैं। वही तोप खाने का प्रमुख एक मुस्लिम इलाही बख्शी था। इससे पता चलता है कि इन्होंने अपनी सेना के गठन में सभी धर्म के लोगों को शामिल किया था। अगर इनकी पद्धति देखें तो महाना वेतन पद्धति के माध्यम से ये वेतन देते थे। हमने अब रणजीत सिंह के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे इनके उत्तराधिकारियों के बारे में। देखिए, अब हमने क्या किया, रणजीत सिंह के बारे में पढ़ लिया। अगर हम देखें तो रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है और 1839 में जब उनकी मृत्यु होती है मात्र 10 साल में 1849 ईस्वी में अंग्रेज पंजाब राज्य को अपने में मिला लेते हैं। जब रणजीत सिंह ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इतनी शक्तिशाली सेना थी, इतनी तोपें थी, पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि 10 साल में ही अंग्रेज पंजाब को जीत लेते हैं। लेकिन वही जब रणजीत सिंह थे तब जब अंग्रेज मैत्रीपूर्ण संधि करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमला या युद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी को भी कोई भी व्यक्ति आप में तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक आप में संगठन है। जिस दिन संगठन टूटेगा और आप आपस में लड़ने लगेंगे और आप में से ही कोई अन्य व्यक्ति किसी की हेल्प लेने जाएगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति आपके मामलों में हस्तक्षेप करने लगेगा। हो सकता है वो अंग्रेज जैसा हो और वो क्या करे, आपस में हस्तक्षेप करके आप दोनों को लड़ाए और फिर जब स्वयं शक्तिशाली है आपको कमजोर करने के बाद वह तुमसे लड़े और तुम्हें हराकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को अपना बना ले। इसलिए संगठन बहुत जरूरी होता है। लेकिन रणजीत सिंह के मरने के बाद दरबारी गुटबंदी को बढ़ावा मिला। एक तरफ सिंघनवालिया गुट और एक तरफ डोगरा गुट सामने आए। अब इस दरबारी गुटबंदी से क्या हो रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की कटी करना, इसमें व्यस्त हैं। बल्कि शासन कमजोर हो रहा है, सेना कमजोर हो रही है, सेना को वेतन नहीं मिल रहा है, इस पर इनका ध्यान नहीं है। इसी कारण क्या हुआ, रणजीत सिंह के मरने के बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह लगातार राजा बदलते रहे। जब किसी शासन को एक लंबा और अच्छा राजा नहीं मिलता है तो उसमें शिथिलता आ जाती है। यही कारण क्या था, खड़क सिंह रणजीत सिंह के पहले उत्तराधिकारी, उसके बाद नौनिहाल सिंह बने, उसके बाद शेर सिंह बने, उसके बाद दिलीप सिंह बने। और दिलीप सिंह के समय ही 1849 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या किया गया, अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अगर हम देखें इनके बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ। अगर देखें तो इसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। इसका एक दूत था मेजर ब्रॉडफुट। ये क्या कहता है, जो सिख सेना है इसके बारे में गलत सलत बातें करता है, उत्तेजक बयान देता है। और उत्तेजक बयान से क्या होता है, सिख सेना को अपना अपमान महसूस होता है, सिख सेना को अपना अपमान महसूस होता है। और एक लाल सिंह और एक थे तेज सिंह। कौन थे, एक लाल सिंह और एक तेज सिंह, दो सेनापति हैं सिखों के। वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजों के विरुद्ध, सॉरी यहाँ गलत गया, सिखों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस युद्ध में कई युद्ध हुए, कई अलग अलग झड़पें हुई। जैसे एक हुआ फिरोज शाह का युद्ध, एक हुआ मुदगी का युद्ध, एक हुआ बोधवाल का युद्ध, एक हुआ अलीवाल का युद्ध। ये सभी लड़ाइयां अंग्रेजों के बीच 4 लड़ाइयां हुई। कौन कौन सी, फिरोज शाह का युद्ध, मुदगी का युद्ध, बोधवाल का युद्ध और आपका अलीवाल का युद्ध। इन चारों लड़ाइयों में ना तो अंग्रेज जीते ना पंजाबी जीते, बल्कि यह युद्ध बिना निर्णय के समाप्त हो गए। अब जब यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो 5वां युद्ध होता है सबराव की लड़ाई। सबराव का युद्ध होता है जिसमें क्या होते हैं, सिख अंततः पराजित हो जाते हैं। और सिख पराजित होते हैं तो सिखों के साथ अंग्रेज संधि करते हैं, जिसे कहते हैं लाहौर की संधि। जिसे क्या कहते हैं, लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1846 में हुई। उस समय सिखों के राजा कौन थे, दिलीप सिंह। उस समय सिखों के राजा दिलीप सिंह हैं। दिलीप सिंह से संधि की जाती है, लाहौर की संधि। अंग्रेजों का सबसे पहला काम किसी राजा का राव उसके दरबार में
अपना एक प्रतिनिधि भेज दो जिससे ये पता चलता रहे कि राजा कर क्या रहा है। राजा कर क्या रहा है, राजा के विपरीत कौन कौन से हैं, राजा के साथ साथ कौन कौन से हैं। तो पहला काम अंग्रेजों ने यही किया कि लाहौर जो सिखों की राजधानी थी, तो लाहौर में ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया। अगर कोई पूछ ले आपसे इस ब्रिटिश प्रतिनिधि का नाम क्या था, तो कहेंगे आप हेनरी लॉरेंस इस ब्रिटिश प्रतिनिधि का नाम था। दूसरा, कश्मीर अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। 4 प्रांतों में से एक कश्मीर प्रांत था, वह उनको प्राप्त हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो कश्मीर प्रांत प्राप्त हुआ उसे गुलाब सिंह को बेच दिया। यहीं पर थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। गुलाब सिंह को बेचा, सिखों को अपना अपमान लगा कि तुमने गुलाब सिंह को क्यों बेच दिया। क्यों, कारण क्या है, इनमें संगठन नहीं है। इन्हें गुलाब सिंह के पास पहुंच गया तो इन्हें दिक्कत होने लगी। जब गुलाब सिंह को बेच दिया तो क्या हुआ, सिखों ने फिर विद्रोह कर दिया लाल सिंह के नेतृत्व में। फिर सिखों की अंग्रेजों से लड़ाई होती है, अंग्रेज सिख फिर हार जाते हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, दिलीप सिंह के साथ भैरोवाल की संधि करते हैं 1846 में। भैरोवाल की संधि करते हैं। अब क्या है, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा गया उसके लिए लाहौर में अब एक स्थायी अंग्रेजी सेना रख दी गई, क्योंकि दिलीप सिंह क्या है, अवयस्क हैं, अभी छोटे हैं, इसलिए उनकी जगह रानी जिंदन कौर थी, वह उनकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अब क्या किया, दिलीप सिंह की जो संरक्षिका थी रानी जिंदन सिंह को उनकी संरक्षिका की भूमिका समाप्त कर दी और उन्हें पेंशन देकर वहां से पंजाब से निकाल दिया। तो अब जिंदन को निकाल दिया। अगर देखें तो ये वास्तव में जो युद्ध है जिंदन की अपनी ही कमियों के कारण, अपनी ही नीतियों के कारण युद्ध हुआ था। तो आपने सीख लिया कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ। अगर हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो यह 1848 से 1849 में हुआ। आप ये मानिए कि अंग्रेज चाहते थे कि हमसे लड़ो और हमसे लड़ने के साथ क्या करो, कुटो और हमें पंजाब राज्य मिल जाए। वो यही चाहते थे और उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी। इसका विलय और विस्तार के माध्यम से अंग्रेजी राज को अधिक से अधिक बढ़ाना ही इसके जीवन का लक्ष्य था और इसने ऐसा ही किया। इसने अवध का भी विलय कर लिया। आप समझिए, इसके जाने के बाद 1857 का विद्रोह हुआ, क्योंकि इसने बहुत सारे राज्यों को केवल अपनी नीति के माध्यम से मिला लिया। ये चाहता था कि हमें पंजाब भी मिल जाए, पंजाब राज्य हमारा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर संधि के माध्यम से सेना को भी निश्चित कर दिया था कि इतने से अधिक सिख लोग सेना नहीं रख सकते, इसलिए सिख कमजोर थे। डलहौजी समझ गया। डलहौजी ने क्या किया, इन सिखों पर आरोप लगा दिया, सिखों पर युद्ध करने का आरोप लगाया और कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं, ये लब्बू कह रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं सिखों से युद्ध अवश्य किया जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं सिखों से युद्ध अवश्य किया जाएगा। इसी क्रम में लड़ाई शुरू हुई। 4 लड़ाइयां हुई। पहली रामनगर की लड़ाई हुई, दूसरी चिलियावाल की लड़ाई हुई, चौथी गुजरात की लड़ाई हुई। अगर हम रामनगर की लड़ाई की बात करें तो देखिए इन लड़ाइयों में जो सिखों का नेतृत्व है वो शेर सिंह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? शेर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 लड़ाइयों में अलग नेतृत्व रहेगा और अंतिम लड़ाई में अलग नेतृत्व रहेगा। अगर हम रामनगर और चिलियावाला की लड़ाई की बात करें तो इसमें जो नेतृत्व किया वो लॉर्ड गफ ने किया। किसने किया? लॉर्ड गफ ने किया। लॉर्ड गफ इसका नेतृत्व कर रहा है। और वहीं पर अगर हम गुजरात की लड़ाई की बात करें तो इसमें जो नेतृत्व किया वह नेपियर। कौन था? वह नेपियर था। नेपियर ने इसमें नेतृत्व किया। चार्ल्स नेपियर कहते हैं, नाम क्या है इसका? नेपियर ने। देखिए नेपियर ये आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है कि रामनगर की लड़ाई किससे संबंधित है, चिलियावाला की लड़ाई किससे संबंधित है या गुजरात की लड़ाई किससे संबंधित है। इसमें शेर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। पहली जो 2 लड़ाइयां हैं इनमें कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन तीसरी लड़ाई में सिख पराजित हुए, अंततः पराजित हुए। इसे गुजरात की लड़ाई को तोपों का युद्ध, अगर पूछ ले तोपों का युद्ध किसे कहते हैं तो बोल देना तोपों का युद्ध गुजरात युद्ध को कहते हैं। तोपों का युद्ध किसे कहते हैं? गुजरात युद्ध को कहते हैं। इसमें सिख अंततः पराजित हुए। तो
पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, क्योंकि डलहौजी था, डलहौजी विलय और विस्तार की नीति में विश्वास रखता था। हालांकि डलहौजी को उस समय के अंग्रेजी कुछ अधिकारियों ने कहा कि आप ऐसा ना करें, लेकिन डलहौजी ने किसी की बात नहीं मानी और नेपियर के साथ पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब बचे महाराजा दिलीप सिंह और रानी जिंदन। अगर ये भारत में रहते तो इनके नेतृत्व में हो सकता था कभी ना कभी दोनों शासक अपना सिर उठाते और विद्रोह करते। तो इन्होंने कहा इनको निपटाओ, इंग्लैंड भेज दो। इनको इंग्लैंड भेज दिया, एक बड़ा सा घर मिला, सारी सुविधाएं मिली, पेंशन मिली और इसके माध्यम से इनकी जिंदगी की लाइफ को तो सही किया, लेकिन इनको यहाँ से हटा दिया, जिससे पंजाब अपने राजा महाराजा से कट गए। अब वो नेतृत्व विहीन हो गए। अब क्या था, जो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को शाह शुजा से मिला था, वह कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने ले लिया और वह ब्रिटिश शाही मुकुट में उसे जड़वा दिया। आज भी वह हीरा ब्रिटिश शाही मुकुट में ही जड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो हीरा गोलकुंडा की खान से शुरू हुआ था, वो अंततः ब्रिटिश मुकुट पर जाकर उसकी यात्रा अब तक समाप्त हुई है। अब कहाँ जाएगा पता नहीं है, लेकिन लंबे समय से अभी वह ब्रिटिश मुकुट में ही जड़ा हुआ है। 1849 में मिला था, अभी 2023 चल रही है। अब तक किसके पास है? अंग्रेजों के पास ही है। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लाइक का बटन दबाएं और हमें बताते रहा करें समय समय पर कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमने जो आज पढ़ाया उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। हमने आज के वीडियो में सिखों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ाया था। इससे पहले के वीडियो में सिखों के धार्मिक इतिहास को बताया। धार्मिक इतिहास को बताते समय हमने आपको बताया सिखों के 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह थे। इनकी हमने एक ट्रिक कराई, ना अंग अमर रामा हरे हर हर तेग बहादुर गोविंद। इस ट्रिक के माध्यम से हमने आपको याद कराया था। अगर इसकी ट्रिक की डिटेल देखनी है तो आप मेरा पहला वीडियो देखें। अगर हम इसके बाद बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ, कौन आया? के बाद बंदा बहादुर शासक सेनापति, सिखों का सेनापति बनता है। यहाँ राजा नहीं कह सकते, ना ही उसे गुरु कह सकते हैं। अगर बंदा बहादुर की बात करें तो बंदा बहादुर क्या सिखों का सेनापति है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र संबंधित है। इसका प्रारंभिक नाम अगर देखें तो लक्ष्मण देव है और गुरु गोविंद सिंह से गुरु बख्श सिंह के नाम से बुलाते थे। 1716 ईस्वी में यह मुगलों द्वारा कैद कर लिया जाता है और दिल्ली में से फर्रुखसियर सम्राट के समय फांसी दी जाती है। फर्रुखसियर क्या है? मुगल सम्राट था उस समय। अगला है रणजीत सिंह। अब बंदा बहादुर के बाद पंजाब क्षेत्र किस में बढ़ जाता है? मिसलों में बढ़ जाता है। कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। उसकी अफरा तफरी में मिसल ताकतवर होते हैं, सिख ताकतवर होते हैं। इन 12 मिसलों में 2 मिसल थे, एक भंगी मिसल था, एक सुकरचकिया मिसल था। जो सुकरचकिया मिसल था सर्वाधिक शक्तिशाली मिसल था। इसी के थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह के कार्यकाल की बात करें तो 1780 से लेकर 1839 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम महासिंह था। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी, एक राजधानी लाहौर थी, जिसे राजनीतिक राजधानी कहते थे। वहीं पर दूसरी राजधानी अमृतसर थी, जिसे धार्मिक राजधानी कहते थे। इनके राज्य में 4 प्रांत थे, पहला लाहौर, दूसरा मुल्तान, तीसरा कश्मीर और चौथा पेशावर था। इनकी मृत्यु 1839 में हुई। यह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगर जमान शाह एक अफगान शासक था, इससे रणजीत सिंह का संघर्ष होता है। रणजीत सिंह उसे खदेड़ देते हैं। खदेड़ने के क्रम में चिनाब नदी में उसकी 12 तोपें गिर जाती हैं, जिसे रणजीत सिंह उन 12 तोपों को निकलवा कर जमान शाह को वापस करते हैं। जमान शाह बहुत खुश होता है और उन्हें वो राजा की उपाधि देता है। इसी संघर्ष में रणजीत सिंह लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। अब देखते हैं अमृतसर की महत्वपूर्ण संधि हुई 1809 ईस्वी में, जो राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश गवर्नर जनरल
लॉर्ड हार्डिंग के प्रतिनिधि लॉर्ड गफ के, किसके, लॉर्ड गफ मैटकॉफ, सॉरी लॉर्ड गफ नहीं, मैटकॉफ के संधि हुई थी। इस संधि में कहा गया कि दोनों राज्यों की सीमाएं सतलज नदी को माना जाएगा और दोनों राज्य एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे। अगला शासक है शाह शुजा शासक, जो अफगान शासक था। अफगान शासक शाह शुजा की रणजीत सिंह ने सहायता की। रणजीत सिंह ने सहायता की तो रणजीत सिंह को इसने कोहिनूर हीरा दे दिया। और ये कोहिनूर हीरा अफगान कब पहुंचा था, जो नादिर शाह का 1739 में हमला हुआ था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, उस समय हमला हुआ। उस समय वह कोहिनूर हीरा के साथ साथ मयूर शासन को ले गया था। वह कोहिनूर हीरा अब रणजीत सिंह के पास आ चुका है। एक यात्री था फ्रांस विक्टर जैकमा, जो फ्रांसीसी यात्री था। इसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की। किससे की, नेपोलियन से की। रणजीत सिंह ने निरंकुश शासन चलाया, अर्थात गुरु मत को प्रोत्साहित नहीं किया। अगर सेना के गठन की बात करें तो रणजीत सिंह ने सबसे अधिक ध्यान दिया, यूरोपीय पद्धति से सेना का गठन किया। अगर हम देखें तो इसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहते हैं। घुड़सवार सेना का सेनापति एक फ्रांसीसी एलार्ड था, वहीं पैदल सेना का सेनापति एक इटालियन वंतूरा था। और तोपखाने का प्रशिक्षण था वो कार्ट और गार्डनर ने दिया। तो जो फ्रांसीसी थे, वहीं पर तोपखाने का जो प्रधान था वह इलाही बख्शी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेना के गठन में इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया था। आगे देखें, ये सेना को जो वेतन देते थे महाना पद्धति से वेतन देते थे। अगर हम बात करें कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के बारे में तो हम देखेंगे इनकी मृत्यु के बाद दरबारी गुटबंदी बढ़ी और दो गुट सामने आए। एक सिंगनवालिया गुट था, एक डोगरा गुट था। सिंगनवालिया गुट और डोगरा गुट सामने आए। इसी समय 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और 1849 तक 4 शासक बने, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। अगर हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से 46 के बीच हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के दूत मेजर ब्रॉडफुट ने सिखों की सेना को भड़काने के लिए उत्तेजक बयान दिए, सिख सेना का अपमान किया। लाल सिंह और तेज सिंह ने के नेतृत्व में सिख सेना ने अंग्रेजों से युद्ध की घोषणा कर दी। कई युद्ध हुए, अंत में सिख पराजित हुए। इस पराजित होने का लाहौर की संधि दिलीप सिंह के साथ 1846 में की गई। इसमें एक ब्रिटिश प्रतिनिधि लाहौर में रखा जाएगा। साथ ही कश्मीर अंग्रेजों को मिल गया। कश्मीर जो अंग्रेजों को मिला वो उसने गुलाब सिंह को भेज दिया। इससे सिख नाराज हुए और लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः सिखों ने विद्रोह कर दिया। फिर सिख पराजित हुए। फिर अंग्रेजों ने सिखों के साथ भैरोवाल की संधि की जो 1846 में की और लाहौर में स्थायी अंग्रेज सेना रखने का प्रावधान किया गया और रानी जिंदन कौर की संरक्षिका की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। अब अगर हम देखें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 में हुआ। इससे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी विलय और विस्तार की नीति। इसने सिखों पर युद्ध का आरोप लगाया और कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिखों के साथ युद्ध, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिखों के साथ युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा, अवश्य लड़ा जाएगा। और इसी क्रम में युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए, रामनगर की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई, गुजरात की लड़ाई। रामनगर की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई और गुजरात की लड़ाई, तीनों में सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। वहीं दूसरी तरफ रामनगर की लड़ाई और चिलियावाला की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और गुजरात की लड़ाई में अंग्रेज नेतृत्व नेपियर ने किया। पहले दोनों युद्ध अनिर्णित साबित हुए। राष्ट्र में गुजरात की लड़ाई में सिख पराजित हुए। इसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे सिख पराजित होते हैं, पंजाब राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को और रानी जिंदन कौर को इंग्लैंड भेज दिया गया पेंशन पर। साथ ही कोहिनूर हीरा को ब्रिटिश शाही मुकुट में जड़वा दिया गया। इस प्रकार आपने 2 वीडियो के माध्यम से सिखों को पूरा पढ़ लिया है। हमने मध्यकाल और आधुनिक काल को ना बांटते हुए सिख को एक साथ पढ़ाया है, जिससे आपकी पढ़ाई मजबूत हो सके। आप एक बात मानिए, संडे को, इसी हफ्ते के इसी संडे को जब ये वीडियो प्रकाशित हो रहा है, संडे को एक टेस्ट होगा जो सिख धर्म से संबंधित होगा। इसमें सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आपका ये टेस्ट यूट्यूब पर ही आएगा। किस पर आएगा? यूट्यूब पर क्वेश्चन आ रहे होंगे, लगातार क्वेश्चन चलेंगे, आप उनके आंसर दीजिए। सुबह 10 बजे से ये टेस्ट शुरू होगा और 11 बजे तक चलेगा। 10 से 11 के बीच में जो लोग अपने आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे उनको इस टेस्ट में भागीदार माना जाएगा और उन सब के माध्यम से एक रैंकिंग निकाली जाएगी और यूट्यूब पर बताया जाएगा कि कौन नंबर 1 पर रहा और किसकी रैंकिंग क्या रही।
अगर आप इसके बीच देते हैं इसलिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9149282639। एक बार पुनः सुन लें मेरा नंबर 9149282639। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम लिखिए और अपने नंबर बताइए, नंबर का स्क्रीनशॉट खींचकर, लेकिन 10 से 11 के बीच में, 11 के बाद आपका नहीं माना जाएगा। 11 बजे तक आपको यह टेस्ट का आंसर शीट भेजना होगा। अगर इसके बाद भेजते हैं तो आपको रैंकिंग में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा इस टेस्ट में कुछ चीजें और शामिल होंगी। एक होंगे संविधान के स्रोत। क्या शामिल होंगे? संविधान के स्रोत, क्योंकि हमने इसका वीडियो भी कुछ समय पहले दिया था। साथ साथ हिंदी वर्णमाला के भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमने क्लास में हिंदी वर्णमाला कराई है। क्योंकि ये पुलिस टारगेट बैच है, इसलिए हम सब चीज़ों को शामिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ अब हम आपको संडे को सिख धर्म के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।